क्राइटेरिया फॉर अ कंपाउंड टू एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। ठीक है, प्रीवियसली हमने जो है वो फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, नॉन फंडामेंटल मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एंड जो है वो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था सारा किसका, आईआर रेडिएशन का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या है क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया क्या है आईआर रेडिएशन कंपाउंड्स के लिए, कि वो किस तरह से आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। अब सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दैट इज़ करेक्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, वेवलेंथ आपकी करेक्ट होनी चाहिए। वो कैसे होगी करेक्ट, कि अ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ओनली व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्विवेलेंट टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि मतलब यहाँ पे आपके जो मॉलिक्यूल है वो तभी जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा जबकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो आपने आईआर रेडिएशन फ्रीक्वेंसी दी होगी, उसकी इक्वलेंट होगी। मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है दैट इज़ HCl एक कंपाउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ जो है 8.7 इंटू 10⁻13 सेकेंड। ठीक है, 13 पर सेकेंड। ओके, अब क्या होगा कि जब आप इससे ज़्यादा आप इसको जो आईआर रेडिएशन मतलब दे रहे हैं तो इससे जब ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देंगे तो इतनी जो होगा फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेगा एंड रिमेनिंग जो होगा वो उसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, लेकिन वो इतनी ही आप इससे ज़्यादा देंगे या फिर इतनी ही देंगे तभी वो एब्जॉर्प्शन होगी, तभी उसमें क्या होगी वाइब्रेशन होगी। ठीक है, इससे कम देंगे तो ऑब्वियसली वो उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, वो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, करेक्ट वेवलेंथ होनी चाहिए। दैट मीन्स कि वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, जो आप आईआर रेडिएशन दे रहे हैं वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, कि वो वाइब्रेट कर सके। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, डायपोल मूवमेंट एंड सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, डायपोल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे आप जब आईआर रेडिएशन दे रहे हैं तो उसका डायपोल मूवमेंट मस्ट बी चेंज। ठीक है, अगर डायपोल मूवमेंट चेंज नहीं हो रहा तो वो आईआर इनएक्टिव होगा। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट चेंज होगा। अब डायपोल मूवमेंट ऑब्वियसली चेंज होगा ही, कैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ये एक कंपाउंड है दैट इज़ ए एंड बी। ठीक है, हम कहते हैं कि ए है पार्शली पॉजिटिव है एंड बी पार्शली नेगेटिव है। तो अगर देखिए इसमें स्ट्रेचिंग हो रही है या बेंडिंग हो रही है तो चेंज हो रहा है ना। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, डायपोल मूवमेंट इज इक्वल्स टू आर इंटू क्यू। ठीक है जी, आर क्या होता है आपका डिस्टेंस जो ए और बी के दरमियान है। ठीक है, और क्यू क्या होता है चार्ज। अब यहाँ पे देखिए जब आप ऑब्वियसली जो उसमें चेंज आ रहा है, अब यहाँ पे उसमें स्ट्रेचिंग हो रही है, वो कंप्रेस हो रहा है, तो ये देखें तो डायपोल मूवमेंट चेंज हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हुआ, डिस्टेंस चेंज होगा डायपोल मूवमेंट चेंज होगा। तो मीन्स के डायपोल मूवमेंट में चेंज आया, एब्जॉर्प्शन हुई तो डायपोल मूवमेंट में चेंज आया। ठीक है, क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ गया है, तो डायपोल मूवमेंट मस्ट बी चेंज। ठीक है, now let's see, the bond in a molecule can absorb IR radiation only when there is a change in dipole movement due to electric field of the IR radiation। ठीक है, dipole movement में change आएगा, must be। अब यहाँ पे देखिए वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, यहाँ पे COO कार्बोनाइल ग्रुप है या NH है, आपके पास OH है, एक्सेट्रा अकर्स टू चेंज डायपोल मूवमेंट थस एब्जॉर्ब IR रेडिएशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका डायपोल मूवमेंट चेंज होता है। और वैसे भी ये देखें ये पोलर कंपाउंड्स हैं। ठीक है, पोलरिटी इनमें है। दूसरा इनका डायपोल मूवमेंट चेंज होता है, वैसे भी इनका डायपोल मूवमेंट है और डायपोल मूवमेंट की वैल्यू चेंज भी होती है, तो इसलिए ये आईआर एक्टिव है और आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सिमेट्रिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे पास O2 हैं या N2 हैं, डज नॉट पोजेसेस इलेक्ट्रिकल डायपोल एंड हैंस कैन नॉट एब्जॉर्ब आईआर रेडिएशन। ठीक है, क्योंकि इनका डायपोल मूवमेंट जीरो है और जब जीरो है तो वैसे ही जीरो है तो वो क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा आईआर रेडिएशन। ठीक है, अच्छा लेकिन देखें ऐसे हमारे पास भी कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये तो क्योंकि डायपोल मूवमेंट मतलब इनकी पोलरिटी नहीं है ना, जीरो पोलरिटी है क्योंकि ऑक्सीजन के दरमियान, तो वो इसलिए जो है वो आईआर इनएक्टिव है। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का वैसे डायपोल मूवमेंट जीरो होता है, लेकिन अगर मैं इसकी एसिमेट्रिक वाइब्रेशन देखें, इसकी हमें जो है वाइब्रेशन सिमेट्रिक भी हो सकती है, एसिमेट्रिक भी हो सकती है। जबकि सिमेट्रिक होगी तो हमें पता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, लेकिन जब एसिमेट्रिक होती है तो हमें पता है एक की डायरेक्शन अगर अपवर्ड है तो एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मीन्स के चेंज होती है, अपोजिट होती है। तो ऑब्वियसली जब अपोजिट है
तो डायपोल डायरेक्शन चेंज हो रही है, मीन्स कि अगर ये इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स कि आर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली फिर ये इसकी डायपोल मूवमेंट चेंज हो रहा है। तो चेंज हो रहा है तो मीन्स ये क्या होगा कि ये एक्टिव होगा, ये आई आर एक्टिव होगा। तो ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जिनका डायपोल मूवमेंट 0 होता है लेकिन उनकी जो है वो सिमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाती है ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, वो आई आर एक्टिव होते हैं, ठीक है। अच्छा, when the polar molecule is exposed to IR radiation, stretching vibrations along the internuclear axis of the polar bond are seen, ठीक है, obviously stretching होती है, hence electron distribution changes and change in dipole moment is seen, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन वो चेंज हो जाती है ऑब्वियसली, और इसीलिए जो है वो डायपोल मूवमेंट भी हमें चेंज दिखने में आता है। अच्छा, तो ये थे कुछ क्राइटेरियाज के, ये क्राइटेरियाज होंगे तभी जो है वो हमारा जो है मॉलिक्यूल आईआर एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे डायपोल मूवमेंट शुड बी चेंज, डायपोल मूवमेंट चेंज होगी तभी वो आईआर एक्टिव होगा, अदरवाइज वो आर जो है आईआर इनएक्टिव होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी क्या है कि द वैल्यू ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ऑफ बोन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हुक्स लॉ। देखिए यहाँ पे भी हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ क्या होता है वैसे कि जो है दैट इज़ एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है, और यहाँ पे जो के एक्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है, के यहाँ पे क्या होता है, फोर्स कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और ये जो है फोर्स। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि हुक्स लॉ यहाँ पे क्या कहता है कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एट द एंड ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। ये क्या कहता है कि एज यू कैन सी है, यस, कि जो है ओके सॉरी, यस, 1/2 पाई सी के ओवर म्यू नोट। म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू यहाँ पे दिस इज रिड्यूस मास, ठीक है। रिड्यूस मास किसके इक्वल होता है, रिड्यूस मास इक्वल होता है m1 m2 m1 प्लस m2, ठीक है। और के यहाँ पे क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें तो देखिए यहाँ पे वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, म्यू के, मीन्स के रिड्यूस मास के, ठीक है। सो हेयर वी कैन से कि यहाँ पे जो है जो है जो वेव नंबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ किसके, फोर्स कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिड्यूस्ड मास के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस रिलेशन से हमें ये पता चला कि यहाँ पे क्या है कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर डिपेंड इन फॉलोइंग चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, किस पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे और किस पे, मास पे, ठीक है। यही हमने रिलेशन निकाला है यहाँ पे किससे, हुक्स लॉ के। हुक्स लॉ भी यहाँ पे हुक्स लॉ क्या कहता है कि जो आपकी वेव नंबर है या जो फ्रीक्वेंसी है आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स कांस्टेंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, मास के, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से वो बॉन्ड स्ट्रेंथ के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किस तरह के मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है, stretching vibration of triple bond will be appear at higher frequency than that of a double bond और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसमें जो है इसमें पीक हम ड्रॉ करेंगे तो दैट विल बी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की कहाँ आएगी 1200 सेंटीमीटर इनवर्स पे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की कहाँ पे आएगी 1650 सेंटीमीटर इनवर्स पे, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कहाँ आएगी 2150 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है जी। इतने में यहाँ पे इनकी जो है ये वैल्यूज़ हैं, पीक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है, अब इसकी क्या होती है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है, ठीक है। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी वैसे कितनी होती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी इसकी होती है
65 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है 598 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और इसकी देखिए ट्रिपल बॉन्ड की कितनी होती है 813 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इतनी क्या देखें तो यहाँ से हमें एनर्जी का पता चल रहा है कि एनर्जी देखें सबसे कम किसकी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, फिर कार्बन जो है उससे ज़्यादा किसकी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, और फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। तो इसी तरह से देखिए पीक वैल्यूज़ भी सबसे ज़्यादा किसकी है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है। तो इससे हमें पता चला कि जो फ्रीक्वेंसी है और या वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी पीक वैल्यू भी ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मास की बात करें तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मासेस एट द एंड ऑफ द बॉन्ड, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, अभी हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कैसे देखें यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन ब्रोमीन है, और फिर जो है हमारे पास क्या है कार्बन आयोडीन है। अब देखिए इसकी जो है वो पीक वैल्यू कितनी आ रही है 500, यहाँ पे देखिए 600, एंड कार्बन क्लोरीन की कितनी वैल्यू आ रही है 750। तो सबसे देखिए सबसे ज़्यादा हैवी कौन होता है हैलोजेंस में आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इन तीनों में सबसे ज़्यादा हैवी कौन सा है आयोडीन है, लेकिन देखिए इसकी वैल्यू सबसे कम है 500 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इतनी फ्रीक्वेंसी है इसकी, और इतनी फ्रीक्वेंसी पे ये जो है वो पीक शो करेगा, इतनी वेव नंबर पे फ्रीक्वेंसी शो करेगा, ठीक है। अब कार्बन ब्रोमीन जो है, अब देखिए ब्रोमीन जो है वो हैवियर है क्लोरीन से, तो इसकी वैल्यू देखिए 600 है। अब जो क्लोरीन जो है वो इन दोनों से लाइटर है वेट में, तो देखिए उसका जो है 750 पे आई है, ठीक है। सो इस तरह से जो है वो डिफरेंट जो है मींस के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास क्या फ्रीक्वेंसी जो है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे देखें कार्बन हाइड्रोजन जो है सबसे लाइटेस्ट है, तो इसकी पीक कहाँ पे आती है 3000 पे। कार्बन अगर आपके पास जो है वो सिंगल आपके पास जो है CH जो है वो आपके पास जो है वो एलिफेटिक हो, तो कहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोजन जो हो या फिर एलिफेटिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है दैट इज़ 3000 पे पीक आती है, ठीक है। कार्बन देखें हाइड्रोजन से ज़्यादा हैवी कार्बन है, उसकी 1200 पे आ रही है। कार्बन ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन कार्बन से भी ज़्यादा हैवी है, तो उसकी 1100 पे आ रही है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट्स द बॉन्ड स्ट्रेंथ और फोर्स कांस्टेंट को इफेक्ट करती है। हाइब्रिडाइजेशन जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है या फिर फोर्स कांस्टेंट होती है उसे इफेक्ट करती है। अब कैसे, अब फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट द CH बॉन्ड, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, अब देखें अगर तो कार्बन यहाँ पे सिंगल जो है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है, यानी ये जो हाइड्रोजन है CH बॉन्ड, अब ये कार्बन सिंगल आगे कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। तो फिर इसकी वैल्यू कहाँ पे आएगी देखिए 2900 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो है वो हाइड्रोजन अटैच्ड है, दैट मीन्स कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो डबल बॉन्डेड है, ठीक है। वो क्या है अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है मीन्स डबल बॉन्डेड है। तो ऐसे CH की पीक कहाँ पे आएगी 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पे, ठीक है। और अगर CH जो है ये हाइड्रोजन उस कार्बन का हिस्सा है जो कि क्या है ट्रिपल बॉन्डेड है, तो फिर जो है इसकी पीक कहाँ पे आती है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो बिकॉज ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है वैल्यू चेंज हो रही है, मीन्स वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है वेव नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन भी फोर्स कांस्टेंट को इफ़ेक्ट करती है क्योंकि उसकी पीक वैल्यू चेंज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है।